बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, 1 घंटे तक तड़पता रहा बीमार बच्चा। बंगाल, पंजाब, बिहार तक ही इंडिया गठबंधन में फंसा पेंच, क्या लोकसभा से पहले ही बिखर जाएगा विपक्ष। विवाद बढ़ने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मांगी माफी, कहा गांव की महिलाओं को समझाने के लिए हंसी मजाक में किया था। ठाकुर विवाद पर मनोज झा को मिला तेजस्वी यादव का साथ, आरजेडी विधायक के चेतन मोहन को दी ये नसीहत। बिहार के पूर्व मंत्री महिला के वीडियो कॉल पर बुरे फंसे, ब्लैकमेल करके ऐंठ लिए पैसे, जाने पूरा मामला। ठगी के नए हथकंडे अपना रहे हैं साइबर बदमाश, 18 लोगों के खाते से जाने कैसे लाखों रुपए की हुई निकासी। जेडीयू एमएलसी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी के राज में गुजरात समेत पूरे देश में टूट चुके हैं हजारों मंदिर। बिहार के पहले एथेनॉल प्लांट को हुआ भारी नुकसान, कंपनी को बंद करना पड़ा काम, जाने किस कारण लेना पड़ा बड़ा फैसला। बिहार के इन 20 जिलों में बनेगी ग्रामीण सड़कें, जो टोलों को जोड़ा जाएगा, जाने नली गली समेत और क्या क्या बनेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने एक्टिव राजनीति से लिया संन्यास, कहा अब नहीं लड़ूंगा किसी भी तरह का कोई चुनाव, बताया ये वजह। राहुल गांधी ने बताई हिंदू की परिभाषा, लिखा भय से मुक्त होकर के सत्य के समुद्र में समा जाने वाला ही असली हिंदू है। बिहार में नौकरियों की बहार है, 11,098 पदों पर होगी बहाली, तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। पार्टी लाइन से अलग जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों हिचकते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, चेतन आनंद पर कार्रवाई से क्यों हिचक रहे हैं पार्टी, जाने इनसाइड स्टोरी। गांधी जयंती से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को मिलेगा पहले से अधिक मजदूरी, जाने क्या होगा नया रेट। वह रे बिहार पुलिस, भोजपुरी गानों पर जम करके लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। नया बिजली कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो अब हो जाए सावधान, अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही आपको कराई जाएगी कंपनी की तरफ से उपलब्ध, बिहार इस मामले में सबसे आगे। विलेन है ठाकुर, ये क्या बोल गए पप्पू यादव, धमकी देने वालों को चेतावनी, मनोज झा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहना है पप्पू यादव का। दोस्तों बात करते हैं कि त्योहारी के सीजन में आज से एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 209 रुपये महंगा हो गया है, वहीं बिहार में भी 200 रुपये महंगा हो गया है, वहीं कोलकाता में 203 रुपये 50 पैसा महंगा हुआ है, तो मुंबई में उपभोक्ताओं को 202 रुपये का झटका लगा है। यह चेन्नई में भी 203 रुपये प्रति सिलेंडर रेट में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में हुई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब आपको बता दें कि पिछले महीने एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने वालों को बड़ी राहत दी थी। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 1 अक्टूबर को कम किए थे। 157 रुपये कम होकर के कमर्शियल सिलेंडर 1522 रुपये 50 पैसे का हो गया था, लेकिन आज एक बार फिर से महंगा हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में आकाशीय बिजली से बिहार के पहले एथेनॉल प्लांट को भीषण नुकसान हुआ है। 105 करोड़ की लागत से बने इस एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने पिछले साल ही किया था। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कीर्तानंद नगर के परोड़ा में स्थित एथेनॉल प्लांट को 5 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। जब बताया गया है कि ठनका सीधे एथेनॉल प्लांट के प्रोडक्शन और फिर कंजक्शन यूनिट पर आ गिरी, जिससे सीलो बॉक्स और ड्रेन चैन पूरी तरीके से नष्ट हो गया। वहीं सीलो बॉक्स में रखा 2500 मेट्रिक
मीट्रिक टन मक्का भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जब 15 एकड़ में बने 65,000 लीटर एथेनॉल का रोजाना उत्पादन करने वाले इस प्लांट के मेन यूनिट के वज्रपात की चपेट में आने से एथेनॉल प्लांट का कामकाज अब पूरी तरीके से ठप हो गया है। केंद्र राज्य सरकार की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के तहत बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट के आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से प्रोडक्शन और कंजक्शन का काम दोबारा से बहाल होने में लंबा वक्त लगेगा। इस यूनिट से बिहार के करीब 10 जिले के किसान को लाभ मिलता है। एथेनॉल प्लांट के प्रोडक्शन मैनेजर राजीव सिंह ने बताया है कि आकाशीय बिजली सीधे तौर पर सीलो बॉक्स पर गिरने से बॉक्स की ऊपरी भाग पिघल करके अंदर की ओर चला गया है, जबकि उस समय सीलो बॉक्स के अंदर 2500 मीट्रिक टन मक्का रखा हुआ था। इस आकाशीय बिजली गिरने से क्षति का आकलन किया जा रहा है। अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मार्च 2024 तक बड़े स्तर पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसके तहत करीब 7,209 बसावटों या फिर टोलों को जोड़ा जाएगा। करीब 8,283 किलोमीटर लंबाई में इस सड़कों का निर्माण होना है। इसके निर्माण प्रक्रिया अभी चल रही है और मानसून सीजन के बाद निर्माण की गति बढ़ने की उम्मीद है। इन सभी सड़कों का निर्माण तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ करवाने का ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी अभियंताओं को निर्देश दिया है। साथ ही सड़कों के निर्माण के साथ ही उसकी जियो टैगिंग करके विभाग को उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। इसका मकसद निर्मित सड़कों का पूरा विवरण सुरक्षित रखना है। जब वहीं नली गली के निर्माण को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 8,283 किलोमीटर लंबाई में निर्माण के लिए सड़कों का चयन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पटना सहित 20 जिलों में सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके तहत पटना, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मधुबनी, मधेपुरा, जमुई, गया, भागलपुर, पूर्णिया और मधुबनी जिला मुख्य रूप से शामिल है। इनके साथ ही अन्य जिलों में ऐसे टोलों की जानकारी मिली है जिनकी आबादी 100 से 249 लोगों की थी। ऐसे टोलों की संख्या करीब 7,209 है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनने की इच्छा देख करके यहाँ की वाटर ड्रेनेज सिस्टम की समस्या के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है। इस समस्या के बावजूद भी छोटी बारिश के बाद भी गली मोहल्ला और फिर सड़कों में जल जमाव हो जाता है, जिससे लोगों के लिए बाहर जाना या फिर सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। जी आपको बता दें कि पूर्णिया नगर निगम के उप नगर आयुक्त दीनानाथ ने यह घोषणा की है कि एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम पूर्णिया में तय किया जाएगा। इस नए सिस्टम में 4-5 छोटे नालों को मुख्य नालों से जोड़ा जाएगा, जिससे कुछ वार्ड और फिर मोहल्लों का पानी सीधे मुख्य नाले में जाने का साधारण रास्ता मिलेगा। इस सहायक सिस्टम के प्रयास से नालों में जल जमाव की समस्या को निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि पूर्णिया में कई ऐसे वार्ड हैं जहां जल जमाव की स्थिति नियमित रूप से दिखती है और नगर निगम प्राकृतिक अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी जारी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए छोटे नालों को मुख्य नालों से जोड़ने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है और इसके तहत एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने की कदम बहाली की जा रही है। दोस्तों 75 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो 79 साल का हो गया हूं और फिर ऐसे में चुनाव लड़ना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ऐसे में अब वे किसी तरीके का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बातें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कही है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि अब वे किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और कहा था कि लोकसभा सीटों को लेकर के वे मुलाकात करने नहीं आए थे। एनडीए में जो भी सीटें देगी उस पर जीत की कोशिश रहेगी। हमारा उद्देश्य बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने में बीजेपी का सहयोग करना है। इसके बाद अब उन्होंने खुद के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में आने की संभावना को बल देते हुए कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पहले ही नीतीश कुमार को पलटू राम कह चुके हैं। जब कोई पलटू चाचा तो कोई पलटू भाई कहता है। जब नीतीश कुमार का डिजिग्नेशन ही पलटू राम है तो फिर किस समय पलटी मानेंगे, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम नामक एक लेख में हिंदू पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
उन्होंने लिखा है कि हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाना और सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू है, यही अहिंसा का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में सत्यम चराचर को करुणा और फिर गरिमा के साथ उदारपूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन स्वरूपी इस महासागर में हम सब डूब कर उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। आगे राहुल गांधी ने लिखा है कि जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है। इसकी खूबसूरत, भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीच हम जीने का प्रयास करते हैं। इस अतः महासागर में जहां प्रेम और फिर उल्लास है, वही भय भी है। जिस व्यक्ति में अपने भय के तह में देखने का एहसास है, वही असली हिंदू है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि ये कहना कि हिंदू धर्म केवल सांस्कृतिक मान्यताओं तक ही सीमित है, ये गलत होगा। राहुल गांधी ने लिखा है कि हिंदू से सभी प्रेम करता है। एक हिंदू में अपने भय को देखने और फिर उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जब जीवन की यात्रा में वह भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना जानता है। जब भय उस पर हावी नहीं हो पाता है, हिंदू सभी से प्रेम करता है। वह जानता है कि महासागर में तैरने के सबके अपने अपने तरीके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे इंटर पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार सरकार इन दिनों अलग अलग विभागों में लगातार बहाली निकाल रही है। इसी क्रम में बिहार में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अलग अलग पदों के लिए 11,098 पदों पर इंटर स्तरीय नियुक्ति की विज्ञापन जारी किया गया है। इस बात की जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि खुशखबरी खुशखबरी, बिहार में नौकरियां अपार, हमारा संकल्प होता साकार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर इंटर स्तरीय नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में 5 पन्नों को भी शेयर किया है, जिसमें अलग अलग पदों पर कितनी बहाली होगी इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि अलग अलग पदों के लिए 11,098 रिक्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। 5,064 पद अनारक्षित होंगे। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,098 पद सुनिश्चित किए जाएंगे। वहीं पर पिछड़ा वर्ग के लिए 1249 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1884 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1367 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 पद सुरक्षित किए गए हैं। जबकि पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 368 पद सुरक्षित किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर के लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अलावा बिहार पुलिस और सेवा आयोग ने भी आवेदन दारोगा की 1275 पदों के लिए बहाली निकाली है। जब बिहार पुलिस और सेवा आयोग के अनुसार 5 अक्टूबर से दारोगा बनने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार पहली बार परीक्षा में 5 सीट ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं दारोगा की 1275 पदों के लिए 5 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति तो समझते हैं, लेकिन कूटनीति उन्हें नहीं आती है, यह कहना है राजनीतिक जानकारों का। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में राघोपुर से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। तेजस्वी पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। जब दूसरी बार राजद की सरकार बनी तो तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने। जदयू राजद की सरकार बने 1 साल से अधिक बीत गया है। लालू यादव के बाद तेजस्वी राजद के दूसरे बड़े ताकतवर नेता है। जी पार्टी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर तेजस्वी कड़ा निर्णय लेने से हिचकते दिखे। राजद की जब जदयू के साथ सरकार बनी तो फिर कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जहाँ नीतीश के दबाव में उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन उनके खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। वहीं पर जेडीयू ने जब दबाव बढ़ाया तो फिर सॉकॉज नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी बड़ा निर्णय तेजस्वी यादव नहीं लिया। जहाँ उस समय लालू ऑपरेशन के लिए सिंगापुर गए थे और फिर पार्टी के कमांड तेजस्वी यादव के हाथ में थे। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और फिर राजद के एमएलसी सुनील सिंह लगातार जदयू पर करारा वार करते हुए रहते हैं। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर भी कोई भी टिप्पणी नहीं की और न ही कोई सॉकॉज ही पूछा गया। जहाँ सुनील सिंह अपनी बात पर अडिग रहते हुए आज भी अपनी बात पर कायम है। यहाँ सबसे ताजा मामला पूर्व बाहुबली और फिर हाल ही में जेल से छुटे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का है। चेतन आनंद ने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला हर रोज नया मोड़ ले रहा है। जी हाँ, और बिहार में जाति की राजनीति उफान पर है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कहा है कि वे पटना लौटेंगे।
करेंगे तो फिर इसका हल निकाल लिया जाएगा। तेजस्वी यादव जब पटना लौटे तो चेतन आनंद को उनकी जमीन बताते हुए मनोज झा को समर्थन दे दिया। जब बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद पर पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किसी जाति पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। जब बेवजह सियासी लाभ लेने के लिए मामले को तुल दिया जा रहा है। जहां तक उनके विधायक चेतन आनंद के विरोध का सवाल है तो फिर उन्होंने पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह ट्वीट करना गलत बात है, ठीक नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 1977 के लोकसभा चुनाव में 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद चुने गए थे। जब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में राघोपुर से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। जहां तेजस्वी पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव राजनीति में कॉलेज के दिनों में ही आ गए थे। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने गए थे। और उसके बाद से उनकी राजनीति बिहार में कभी भी थमी नहीं है। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के मोह में 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, लेकिन छात्र राजनीति की उम्र में ही उन्होंने चुनावी राजनीति में भी न केवल दस्तक दी बल्कि चुनाव भी जीते और उप मुख्यमंत्री भी बने। अभी तेजस्वी 34 साल के हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। जहां अगर नीतीश कुमार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भारी पड़ते हैं और तेजस्वी को सूबे की कमान मिलती है तो फिर वह देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो फिर ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी पार्टी के लाइन जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में G20 के सम्मेलन में दिल्ली गए थे। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई थी। अब नीतीश कुमार के बुलावे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के दौरे पर आने वाली है। जय रिपोर्ट्स के मुताबिक तारीख भी फिक्स कर दी गई है। जहां 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। जहां ये दौरा बेहद खास होने वाला है। जहाँ चौथे कृषि रोड मैप की औपचारिक शुरुआत अक्टूबर में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेगी। जब राज्य सरकार ने राष्ट्रपति भवन को पत्र भेज करके राष्ट्रपति से समय की मांग की थी। इसी साल 1 अप्रैल से बिहार में चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार बिहार आएंगी। यह कार्यक्रम आयोजन पटना के ज्ञान भवन में हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे को लेकर के बहुत कुछ खास होने वाला है। यह बिहार दौरे पर द्रौपदी मुर्मू मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। मोतिहारी की महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 20 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह है। जहां इससे पहले 19 अक्टूबर को गया के CSUB में की दीक्षांत समारोह है। आपको बता दें कि राज्य में पहला कृषि रोड मैप 2018 में लागू किया गया था। दूसरे कृषि रोड मैप का उद्घाटन 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। तीसरे कृषि रोड मैप की शुरुआत 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। अब चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए राज्यों में 100 सीड हब बनेंगे, 20 मिलेट हब होंगे। जूट की खेती और गुड़ के उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा लेमन ग्रास और मेंथा की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिन खेतों में पानी लग जाता है वहाँ पानी निकालने की योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत नई करवटें बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो JDU और RJD में अंदरूनी कलह सामने आ रही है, तो वहीं इन दलों के शीर्ष नेताओं की मुलाकातें भी भविष्य के संकेत दे रहे हैं। इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बिहार के साथ देश की राजनीति में भी हलचल पैदा हुई है। यह इसके बाद से ही राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। बहरहाल फिलहाल बिहार में JDU और राजद के बीच के गठजोड़ पर लोगों का ध्यान है। यह कारण है कि बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है। इसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुलाकातों के सिलसिला तेज होने से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। यह दावा है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो रही है। इससे पहले वाम दलों के नेताओं से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ बिहार की सियासत पारा चढ़ने लगा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ रोहतास पहुंचे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर के हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई की 15-15 सालों की सरकार ने बिहार और बिहारियों का बंदरबाट कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्रियों ने रोजगार के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। आज 3 साल की डिग्री बिहार के युवाओं को 5 साल में मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने समाज को अगड़े और पिछड़े और अत्यंत पिछड़े, दलित और महादलित समेत कई टुकड़ों में विभाजित करके सिर्फ वोट लेने का काम किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि यहाँ के लोग जब दूसरे राज्यों में रोजगार और शिक्षा के लिए जाते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है। दूसरे राज्यों में बिहारियों की जान ली जा रही है, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। बिहार सरकार की योजनाएं लूट तंत्र का पिटारा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर 7 निश्चय की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यापक पैमाने पर जांच करा करके सीएम की जवाबदेही तय की जाएगी। चिराग पासवान ने दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ राज्य को एक नया बिहार बनाएंगे। एक ऐसा बिहार जहां रोजगार और शिक्षा के लिए लोगों का पलायन नहीं हो, जहां महिलाओं का सम्मान हो, बेरोजगारों को रोजगार हो, किसानों की बेहतरी और फिर बुजुर्गों का सम्मान हो। ऐसे विजन के साथ बिहार को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के लगभग 3 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा। जहां राज्य में न्यूनतम मजदूरी में करीब 2% की बढ़ोतरी की गई है। जहां राज्य के यानी कि बिहार के तकरीबन 3 करोड़ मजदूरों के 1 अक्टूबर से प्रत्येक दिन की मजदूरी 7 रुपये से लेकर के 11 रुपये तक अधिक का लाभ मिलेगा। दरअसल श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अभी 388 रुपये प्रतिदिन मजदूरी है। इस प्रकार अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 395 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिया जाएगा। अर्ध कुशल मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी में 8 रुपये की वृद्धि की गई है। इस प्रकार इस श्रेणी की मजदूरों में को 403 रुपये के बदले 411 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी होगी। कुशल श्रेणी के मजदूरों को अब 500 रुपये की मजदूरी मिलेगा। यदि नई मजदूरी दर से कम राशि मिलती है तो फिर कोई भी मजदूर कम मजदूरी मिलने पर प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या फिर नियोजन भवन में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में सुशासन की सरकार है और इसमें यह कहा जाता है कि हम ना तो कुछ गलत करते हैं और ना ही गलत करने से माफ़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार में पुलिस महकमे पर सवाल उठता रहता है। इसी कड़ी में अभी एक ताज़ा मामला बिहार के मोतिहारी से निकल करके सामने आया है। यहाँ सुशासन बाबू की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल सुशासन की सरकार में पुलिस की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहाँ नर्तकी के सामने सुशासन सरकार की पुलिस अपनी मस्ती कर रही है। जहां मस्ती में पुलिस के जवान ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ नाचते दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद कई सवाल सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि केडीबी लाइव नहीं करता है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि वायरल हो रही ये तस्वीर ढाका थाना क्षेत्र के ढाका बाजार की है, जहां पिछले दिनों अनंत चतुर्दशी को लेकर के कांवड़ियों के सेवा में शिविर लगाया गया था, जहां पैदल जा रहे कांवड़ियों की सेवा भी की जा रही थी और उनके मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों को तैनात किया गया था ताकि कोई हंगामा ना हो। इस ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गीतों पर नर्तकी को ठुमके लगाता देख करके सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को जोश आ गया और भीड़ के साथ ही वे भी नर्तकी के सामने जम करके ठुमके लगाने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के बीच अभी मायूसी छाई हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्त करने पर रोक लगा दिया है। इसका प्रभाव बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। या वहीं अब उन्हें एक उम्मीद जगी है, क्योंकि बिहार सरकार अब इस मामले में अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। जहाँ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP याचिका दायर करके कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर करके की है। बिहार सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद बीएड डिग्री वाले
आवेदकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो या प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी किया गया, जिसके बाद से वे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। या शनिवार को उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके कहा कि आप सबों की प्रार्थना से आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जब अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन ने लिखा है कि मेरे अस्वस्थ होने पर आप सबों ने मेरी चिंता की, जब सबों ने फ़ोन करके स्वास्थ्य की जानकारी ली, मेरी सेहत के लिए प्रार्थना की, दुआएं मांगी। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों शुभकामनाएं मिली है। जेएन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह हमेशा दिल में रहेगा। एंजियोप्लास्टी के बाद शाहनवाज हुसैन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। आपको बता दें कि एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है जिसे डॉक्टर हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली शिरा बिल्कुल सिकुड़ जाने या फिर बंद हो जाने पर इस रुकावट को दूर करने के लिए करते हैं। यह डॉक्टर पारकर ने बताया है कि एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें भाजपा नेता के हृदय के दाहिने हिस्से में रुकावट नजर आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिजली कंपनी ने अब शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिवर्सल स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था को शुरू की है। अब कोई भी नए कनेक्शन पर बिजली कंपनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही उपलब्ध कराएगी। या नई कंपनियों को बिजली कंपनी ने अपने से जोड़ा है। जहाँ बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आधा दर्जन नई कंपनियों की सेवा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध हो गया है। यह सभी का टारगेट भी तय है। इस वजह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में सबसे अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, जब फिर भी लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में बताया गया है कि पटना में 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है, पर अब तक 16 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लग पाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून के बदलते तेवर बिहार के कई जिलों के लिए भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग के माने तो अगले 2 से 3 घंटे में बिहार के कैमूर, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया जिले के कुछ भागों में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिगड़े मौसम को देखते हुए लोगों को चेताया है और कहा कि वे सतर्क और सावधान रहें। जब मौसम विभाग ने किसानों को हिदायत दी है कि वे बारिश के दौरान खेतों में ना जाएं और खुले में हैं तो फिर तुरंत किसी पक्के मकान की शरण लें। साथ ही ऊंचे पेड़ और फिर बिजली के खंभों से भी दूरी बनाए रखें। किसान अपने खेत में ना जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, यानी कि इंतजार करें। दोस्तों बात करेंगे कि राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता को लेकर के बिहार में सियासी घमासान जारी है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मनोज झा के समर्थन में खुल करके सामने आ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हमेशा कमजोर लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जितनी फिल्में बनी हैं उसमें विलेन ठाकुर है और फिल्म में हीरो पीटता है तो फिर सब लोग ताली बजाते हैं। रविवार को राजधानी पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने किसी जाति पर बयान नहीं दिया है। पप्पू यादव ने मनोज झा को जान से मारने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि जाप उनके यानी कि मनोज झा के साथ खड़ी है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जन अधिकार पार्टी ने आरोप लगाया है कि देश के एक बड़े दल के लोग और धर्म और जाति की राजनीति करने वाले वर्ग ने मनोज झा के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। जब पूरा खेल जाति की अस्मिता का नहीं है, राजनीति की अस्मिता का है। जब लोगों के बयान से समाज की विकृतियां सामने आ रही है, अस्मिता पर आधारित राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, जब उसमें भी हिंसा का अंश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनोज झा संसद में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात कर रहे थे। पप्पू यादव ने कहा कि उसके साथ ही हम सभी चाहते हैं कि देश में पिछड़ी, अति पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिले।
दोस्तों बात करते हैं कि केरल के एक किसान का सब्जी बेचने के लिए अपनी ऑडी A4 चला करके बाजार में जाने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। जी हाँ, सुजीत एसपी जो कि सोशल मीडिया पर वैरायटी फार्मर के नाम से जाने जाते हैं, किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। जो अपने नाम कई पुरस्कारों के साथ 36 वर्षीय फार्मर को नवीन कृषि तकनीक के बारे में जागरूकता फैलाने, विभिन्न फसलें उगाने और फिर कृषि के साथ प्रौद्योगिकी को मिलाने का श्रेय दिया जाता है। अपनी आधुनिक तकनीकों को दुनिया तक पहुंचाने वाले सुजीत इन दिनों किसी और वजह से चर्चा में हैं। दरअसल हाल ही में वे अपनी ऑडी लेकर के लोगों के सामने आए। हैरानी वाली बात यह थी कि वे लाखों रुपए कीमत वाली ऑडी से पालक सब्जी बेच रहे थे, जिसको लेकर के अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुजीत के पास एक ऑडी A4 जिसकी कीमत 44 लाख रुपए से अधिक है, जिस पर सवार होकर के वे बाजार में सब्जी बेचने के लिए आते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर आश्चर्यजनक रूप से 7.6 मिलियन बार देखा गया है, जहां कई लोगों ने सुजीत की इस कड़ी मेहनत और फिर समर्पण की प्रशंसा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान बनने से पहले सुजीत ने एक कैब ड्राइवर के रूप में शुरुआत की थी। दोस्तों बात करते हैं कि शुक्रवार को पुलिस ने कथित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए एक एम्बुलेंस को लगभग 1 घंटे तक रोके रखा। यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का काफिला निकलने तक यातायात रोक दिया गया था। यह घटना पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के है, जब नीतीश कुमार शुक्रवार को बिहार के नालंदा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उनका काफिला फतुहा के पास से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री के काफिले को रास्ता देने के लिए काफी देर तक यातायात रोका गया। इस ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस भी थी। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस के अंदर एक बच्चा मौजूद था, जिसे इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था। ट्रैफिक में फंसे होने के चलते बीमार बच्चा करीब 1 घंटे तक तड़पता रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E126 से एक यात्री को गिरफ्तार किया है। जब यात्री पर विमान में एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने का आरोप है। विमान गुजरात के अहमदाबाद से पटना आ रही थी। इस दौरान आरोपी ने फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी की। यह शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विमान के पटना उतरने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पुलिस आरोपी यात्री को थाने लेकर के गई, जहां फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E126 में एयर होस्टेस के साथ 25 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर कमर नियाज ने छेड़खानी की। कमर नियाज पर आरोप है कि उसने एयर होस्टेस का हाथ पकड़ा और फिर गलत ढंग से उसके शरीर को टच किया। इसके बाद इंडिगो फ्लाइट में मौजूद लोगों और फिर कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। फ्लाइट जब पटना एयरपोर्ट पर आई तो फिर उसे एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि जांच में ये बात सामने आई है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। या फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों हमारे देश में कहा जाता है कि एक बार अगर कोई शख्स ठीक ठाक नेता बन जाए तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर कोई विधायक बन जाए तो फिर उसकी कई पीढ़ियां सुधर जाती है। अगर कोई मंत्री बन जाए तो फिर ये तो सियासी रुतबा, गाड़ियों में लंबे काफिले, लग्जरी जीवन, लाव लश्कर और अटूट दौलत उनके जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो राजनेताओं वाले इस लाव लश्कर से बहुत दूर एक साधारण किसान की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। जब खुद चारा काट करके जानवरों को खिला रहे मंत्री बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, जो छपरा के गरखा विधानसभा से विधायक हैं। जब वीडियो में आप उनके साधारण जीवन को देख सकते हैं, जहां आमतौर पर मंत्री का दर्जा मिलते ही नेताजी के जीवन में काफिले में लाव लश्कर और लग्जरी जीवन सबसे पहले जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के ये मंत्री ऐसे हैं जिनको देख करके आपको यही लगेगा कि ये मंत्री नहीं बल्कि एक किसान है। यह तस्वीर को देख करके आप सहज अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि पीली शर्ट और फिर हाफ पैंट पहने चारा काट रहे और पशुओं को चारा खिला रहे ये व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री है। छपरा जिले के गरखा विधानसभा से पहली बार विधायक बने और महागठबंधन की सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि जिस व्यक्ति को गाय का चारा काटते और फिर खिलाते देख रहे हैं वह व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि बिहार सरकार का मंत्री है। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राम की जीवन शैली में ना कोई बनावट है और न ही कोई दिखावा।
जब वे बस अपने माँ के साथ मगन होकर के अपना काम कर रहे हैं। जब मंत्री बनते हैं तो फिर उसकी कई पुश्तें सुधर जाती है। मंत्री सुरेंद्र राम भी ये खुद कहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूरों का मंत्री है। मंच से कही गई इन बातों को लोग भले ही महज भाषण समझते हो, लेकिन ये तस्वीरें उनके जीवन की हकीकत बयां कर रही है, जिसे देख करके भी लोगों को ये मानना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय में ही गरीबी और फिर मजदूरों का मान सम्मान मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कृषि के लिए फसलों का विविधीकरण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार राज्य में सुगंधित और औषधीय पौधे की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य कृषि विभाग ने लेमन ग्रास, पमारोसा, शतावरी, तुलसी, शहतूत, खस, आंवला, बेल, इमली, कटहल और नींबू के पौधे की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता दे रही है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने शनिवार को कहा कि सरकार राज्य में सुगंधित और फिर औषधीय पौधों की खेती में मदद करने के लिए किसानों को अनुदान सहायता और फिर सब्सिडी दे रही है। जब बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता ने कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए बहुत सारे अवसर पैदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को इस अवसर का फायदा उठाने में मदद कर रही है और यही समय है जब बिहार के किसानों को धान की पारंपरिक खेती के बजाय वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खेती का विकल्प चुनना चाहिए। ये योजना मुख्य रूप से गया, जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, खगड़िया, वैशाली, कैमूर और रोहतास जिले में उनकी विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण लागू की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि औषधीय और फिर सुगंधित पौधों और फिर उनके प्रसंस्करण में तेजी आ रही है, क्योंकि नए उद्यमी और फिर युवा किसान बिहार को इस क्षेत्र के लिए अनुकूल राज्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर कृषि उत्पादों के एकीकृत विकास, उत्पादन, कटाई के बाद का प्रबंधन, भंडारण और विपणन की बेहतर व्यवस्था करने पर है। दोस्तों, बात करते हैं कि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता और फिर उनकी पार्टियां शामिल हैं। जी हाँ, ये सभी पार्टियां आपसी मतभेद को भुला करके बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बन गया, नामकरण भी हो गया है, समिति भी बन गई है, लेकिन चुनाव के पहले ही राजनीतिक दल अपने अपने सुर में बोलने लगे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन बेताल होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब, बिहार तक कई राज्यों के राजनीति का गणित इतना जटिल हो गया है कि सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन कितना प्रभावी होगा। जब सवाल यह है कि क्या गठबंधन कायम रहेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की गतिविधियों के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। जब समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को हुई है। ऐलान किया गया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में गठबंधन की एक बड़ी संयुक्त रैली भोपाल में होगी। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीट समझौते को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है और इस संयुक्त सभा के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल का मामला लेते हैं, वहां राज्य के सत्तारूढ़ दल टीएमसी के खिलाफ लड़ाई में वाम दल कांग्रेस एकजुट है। अधीर रंजन चौधरी और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ममता की पार्टी पर हमलावर हैं। जब राष्ट्रीय राजनीति में चाहे जो भी समीकरण हो, बंगाल की धरती पर वे पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। जब इस राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में घमासान मचा हुआ है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगभग हर दिन टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में स्पेन का दौरा किया था। उन्होंने ममता की स्पेन यात्रा को अनावश्यक खर्च बताते हुए इसकी आलोचना की। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।